गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा सेशन उसमें हम बात करेंगे अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया के बारे में, उनके असेसमेंट के बारे में हमने जाना। तो आज के सेशन में हम इन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हैं इनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं उस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं शुरू कर रही हूँ वो मैं शुरू कर रही हूँ अबाउट द रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो रीडिंग डिसऑर्डर के लिए किस तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं उसको जानने से पहले हमें जो रीडिंग है उसको समझना जरूरी है कि रीडिंग क्या है और हाउ डू अ चाइल्ड लर्न टू रीड, किस तरह से उसके अंदर जो रीडिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती है। ठीक है, तो रीडिंग बेसिकली जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग, जैसे मैंने कल भी बताया कि रीडिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम अननोन वर्ड्स को डिकोड करते हैं। ठीक है, एंड हाउ डू वी लर्न टू डिकोड दोज वर्ड? तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स जिनके बेसिस पर हमारी ये स्किल डेवलप होती है। तो वो कंपोनेंट क्या क्या है? पहला है फोनेमिक अवेयरनेस, फिर होता है फोनिक्स एंड वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स, देन वोकैबुलरी, देन फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनके बेसिस पर हमारे अंदर जो है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की और रीडिंग करने की जो स्किल है, जो क्षमताएं हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, अब ये जो है फोनेमिक अवेयरनेस, इससे हम क्या समझते हैं? जो हमारा रीडिंग का पहला कंपोनेंट है वो है फोनेमिक अवेयरनेस। क्या आप लोगों को ये टर्म पता है फोनेमिक अवेयरनेस क्या होता है? जब हम किसी भाषा को सीखते हैं, है ना, तो भाषा में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं, है ना, उसकी साउंड को समझना, है ना। जैसे मैंने बोला फोन, तो फोन में कितनी साउंड आ रही है, कितनी इंडिविजुअल साउंड है ना। एक फ की साउंड है, एक अ की साउंड है और एक न की साउंड है ना। लेकिन जब हम फोन को लिखेंगे तो हम 4 लेटर से फोन लिखेंगे, PHO, 5 लेटर से हम फोन लिखेंगे, PHONE, है ना, फोन। लेकिन इसकी जो साउंड है वो कितनी आ रही है? इसकी साउंड आ रही है 3। तो ये जब हम अवेयर होते हैं इन इंडिविजुअल साउंड्स को, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी हमारे स्पोकन वर्ड होते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, उसकी इंडिविजुअल साउंड को जब हम नोटिस करने लगते हैं, जब हम इसको समझने लग जाते हैं, वो अवेयरनेस जो है हमारी वो फोनेमिक अवेयरनेस कहलाती है। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एट टाइम, क्योंकि इसी पर ही हमारी जो भाषा का विकास है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और लेटर ऑन हम रीडिंग जो है वो सीखते हैं, है ना। तो क्या है? फोनेमिक अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू नोटिस, थिंक अबाउट एंड वर्क विद द इंडिविजुअल साउंड इन स्पोकन वर्ड। जो भाषा, अब जैसे जो मैं बोल रही हूँ आप उसको समझ रहे हैं, है ना, जो भी शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी इंडिविजुअल साउंड को आप नोटिस कर सकते हैं और उसको सोच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एबिलिटी है, ये हमारी फोनेमिक अवेयरनेस है। ठीक है, and before children learn to read print they need to become aware of how the sounds work in word। ठीक है, और जब तक एक बच्चा प्रिंट में रीड करना सीखता है उससे पहले ही उसको जो साउंड्स है उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होनी बहुत जरूरी है ना। दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स आर मेड ऑफ स्पीच साउंड और फोनी। जो एक अक्षर की जो साउंड होती है उसको हम फोनीम कहते हैं, है ना। जैसे ABCDEFGH, है ना, ये हमारे अल्फाबेट है और हर अल्फाबेट के लिए एक पर्टिकुलर साउंड है ना। तो वो जो पर्टिकुलर साउंड है उसको हम कहते हैं फोनीम। क्या कहते हैं? फोनीम। जैसे ए है तो ए के लिए साउंड क्या है? अ।
बी है, बी के लिए साउंड क्या है, ब। सी है, सी के लिए साउंड क्या है, क, है ना। कभी हम इसकी कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी दो साउंड है, उसको हम सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड कहते हैं, है ना। कहीं पे हम स भी यूज करते हैं, कहीं पर हम क यूज करते हैं। इसी तरह से डी, डी की साउंड ड। तो ये जो साउंड्स हो गई, इनको हम कहते हैं फोनीम्स, है ना। और जब हम इसको अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, तभी जो हमारी लेटर ऑन रीडिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, है ना। जैसे जब बच्चा एक प्री स्कूल में जाता है, प्री स्कूल में बच्चे को पढ़ाना सिखाते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि प्री स्कूल जो है या अर्ली इयर्स ऑफ लर्निंग जो है वो लेटर ऑन लर्निंग की फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्री रीडिंग स्किल्स हैं, है ना, वो हमारी प्री स्कूल में जाकर डेवलप होती हैं, है ना। जैसे बच्चों को राइम्स कराई जाती हैं, तो राइम्स सिखाने का क्या फायदा होता है? बच्चे तो वो जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वो राइम्स लर्न कर लेते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा होता है कि वो जो साउंड्स हैं, है ना, जो वर्ड्स में जो साउंड्स आ रही हैं उनको वो समझ पा रहे हैं, है ना। वर्ड्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जिसको हम रिद्म कहते हैं, राइम्स कहते हैं ना, उसको वो समझ पाते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, उनमें फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप हो रही है, और लेटर ऑन इट बिकम द फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग आवर रीडिंग स्किल। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक है। अच्छा, देखिए, अब जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम कुछ मिलती जुलती टर्म्स को मैं बार बार बोलूंगी, वहां पे समझ में आ जाए उसके पहले इन टर्म्स को हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर पिछली इसमें हमने फोनीमिक अवेयरनेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इनसे कुछ रिलेटेड टर्म है, जैसे फोनीम हम कहते हैं, ग्राफीम कहते हैं, हम फोनिक्स कहते हैं। कहीं पर आप पढ़ोगे फोनेमिक अवेयरनेस, कहीं पर हम पढ़ते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो इन टर्म्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो यहाँ पे जरा सा जान लेते हैं। जैसे फोनीम हम कहते हैं इंडिविजुअल साउंड को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अ के लिए हम, ए के लिए हम अ की साउंड यूज करते हैं, बी के लिए ब की साउंड करते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल साउंड्स है वो हमारे फोनीम हो गए, है ना। और उन इंडिविजुअल साउंड के लिए जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर जो लेटर हम फॉर्म करते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्राफीम। क्या बोलते हैं? ग्राफीम बोलते हैं। तो फोनीम क्या हो गया? साउंड हो गया, और जो अक्षर की शब्द अल्फाबेट की जो बनावट हो गई वो ग्राफीम हो गई, है ना। जैसे ब क ल, ये तो क्या हो गई? इंडिविजुअल साउंड हो गई। ब के लिए हम क्या बनाते हैं? बी बनाते हैं, है ना। क के लिए हम के बना रहे हैं, ल के लिए हम एल बना रहे हैं, म के लिए हम एम बना रहे हैं। तो ये ग्राफीम हो गया, ठीक है। ये समझ में आई दो टर्म्स। तीसरा एक टर्म हम यूज करते हैं फोनिक्स, ठीक है। जो हमने इसमें रीडिंग कंपोनेंट का जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम फोनिक और वर्ड रिकॉग्निशन स्किल की बात करते हैं। तो फोनिक क्या होता है? फोनिक्स हमारा किसको बोलते हैं? जब हम इन दो, जो ऊपर की दो टर्म्स हमने पढ़ी, फोनीम और ग्राफीम, जब हम इनके रिलेशनशिप को समझते हैं, इनके रिलेशनशिप को समझना जो है वो फोनिक्स कहलाता है। अगर हम फोनिक्स की बात करें, दैट मीन्स we are talking about the association between phoneme and grapheme, है ना। और ये बहुत important है to know, it is very essential to know for each and every individual, ठीक है। हम लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए तो हम बाद में बात करेंगे, बट फॉर ऑल ऑफ अस इट इज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप सच स्किल्स, है ना। फोनिक्स अगर आ गए तो दैट मीन्स हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि हम साउंड और सिंबल को समझने लगे। साउंड सिंबल रिलेशनशिप, ठीक है, फोनीम ग्राफीम रिलेशनशिप, एसोसिएशन ऑफ साउंड सिंबल, इसको हम फोनिक कहते हैं, ठीक है। फिर चौथी टर्म आ गई फोनेमिक अवेयरनेस, ठीक है। फोनीम समझ गए, ठीक है। जब हम कोई भाषा बोलते हैं, है ना, जो हम बोल रहे हैं, हमारे बोले हुए शब्दों में जो इंडिविजुअल साउंड्स की नॉलेज है ना, वो हमारी फोनेमिक अवेयरनेस होगी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग, क्योंकि जो भी हम सुन रहे हैं वो हम कानों से सुन रहे हैं, और जो भी साउंड हमारे कानों से हम सुन रहे हैं उसको प्रोसेस कर कर उस साउंड को रिकॉग्नाइज करना, उस साउंड की नॉलेज को समझना, ठीक है, वो फोनेमिक अवेयरनेस है। और एक टर्म होती है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, इट इज द ब्रॉडर स्किल, ठीक है। जब हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, फोनेमिक अवेयरनेस, फोनीम, ग्राफीम के बारे में बात करते हैं, तो इट इज द पार्ट ऑफ आवर फोनोलॉजिकल awareness. So this is the broader skill that include identifying and manipulating units of oral language such as word and syllables, onset and rhymes. ठीक है, तो ये broader skill हो गई। फिर आता है, फिर एक टर्म हम यूज करते हैं फोनेटिक्स, ठीक है। फोनेटिक्स क्या हो गई? इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, जिसमें हम जो ह्यूमंस जो हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और साउंड को परसीव करते हैं, वो जो स्टडी करते हैं, वो जो लैंग्वेज की स्टडी है, वो फोनेटिक्स कहलाती है, ठीक है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो गए फोनेटिक्स में, कि एक तो ह्यूमन स्पीच, किस तरह से हम स्पीच को बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम स्पीच के बारे में बात करते हैं तो अगेन वो बहुत एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया, और वहां पे फिर से डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, स्पीच रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, है ना। जैसे उसमें वॉइस हो गई, है ना, फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, और काफी चीजें उसमें आ जाती हैं वॉइस रिलेटेड, तो उसमें हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। तो ह्यूमन स्पीच एंड ह्यूमन स्पीच का परसेप्शन, किस तरह से हम परसीव कर रहे हैं साउंड्स को, ठीक है। तो दीज आर द टर्म्स जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जो अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे, राइट। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब हम आ जाते हैं कि जैसे अभी हम फोनेमिक अवेयरनेस की बात करें, तो हम बच्चों में कैसे पता चलेगा कि वो मतलब किन वे से वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि वो फोनेमिकली अवेयर हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अगर जैसे रिकॉग्नाइजिंग विच वर्ड इन अ सेट ऑफ वर्ड बिगिन विद द सेम साउंड, अगर हम कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं और बच्चा ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि सेम साउंड्स इसमें यूज हो रही हैं, है ना, कि जो जितने भी वर्ड्स हैं वो ब साउंड से शुरू हो रहे हैं, अगर वो ये समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स वो फोनेमिक अवेयरनेस उनके अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। फिर जैसे एक शब्द हो गया डॉग, ठीक है, अगर वो ये पहचान रहे हैं कि डॉग जो शब्द है वो कौन सी साउंड से शुरू हो रहा है, वो ड से शुरू हो रहा है, ठीक है, और कौन सी साउंड पे खत्म हो रहा है, वो ग की साउंड पे खत्म हो रहा है। इसी तरह से सिट है कि सिट शब्द जो है उसकी स्टार्टिंग साउंड और एंडिंग साउंड क्या है, अगर वो ये आइसोलेट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स फोनेमिक अवेयरनेस उनके अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। इसी तरह से मैप है ना, अगर मैप बोला तो मैप में कितनी साउंड्स आ रही हैं, कितनी साउंड्स को हमें ब्लेंड करना है टू मेक अ वर्ड मैप, ठीक है। इसी तरह से बैट, अगर बैट बोल रहे हैं तो बैट के लिए कितनी साउंड्स को हमें ब्लेंड करके बैट को बनाना है, तो म ए प पी, तो ये मैप बन गया, ब ब ए टे ट, तो बैट। तो अगर वो इन साउंड्स को कंबाइन कर पा रहे हैं, ब्लेंड कर पा रहे हैं, इसको स्पेल आउट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव फोनेमिक अवेयरनेस, ठीक है। इसी तरह से वो वर्ड सेगमेंट को अलग कर पा रहे हैं, है ना, जैसे यू और पी लिखा हुआ है, जब हम स्पेल आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फोनेमिक सेगमेंटेशन करते हैं, एक एक सेगमेंट में उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो बच्चा जो है वो उसके अंदर फोनेमिक अवेयरनेस है। तो दीज आर द सेवरल वेज बाय विच वी कैन रिकॉग्नाइज कि आवर चाइल्ड इज हैविंग फोनेमिक अवेयरनेस और नॉट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो किस तरह के टास्क हमें बच्चे को देने हैं जिससे उसके अंदर ये फोनेमिक अवेयरनेस जो है वो डेवलप हो, ठीक है। तो फोनेमिक अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए देयर आर सम टास्क, एंड फॉर दीज टास्क वी कैन प्लान सम एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो कौन कौन से टास्क हैं,
इसमें सबसे पहला आता है फोनीम सेगमेंटेशन। ठीक है, फोनीम सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि सेगमेंट्स में किसी वर्ड को डिवाइड करना। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट वर्ड्स को हमें चूज करना है। वी कैन मेक अ वर्कशीट, वी कैन मेक अ फ्लैश कार्ड। ठीक है, हम किसी जो स्लेट होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट एक्टिविटीज हम प्लान कर सकते हैं फॉर फोनेमिक फोनीम सेगमेंटेशन। जैसे कि हाउ मेनी फोनीम्स आर देयर इन द वर्ड शिप, है ना। SHIP क्या बन गया, शिप बन गया। तो शिप में कितनी फोनीम्स आ रहे हैं, ये बच्चे को हमें रिकॉग्नाइज कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वर्कशीट बना सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट वर्ड्स को लिख सकते हैं और यहाँ पर हम सिंपली उनसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ फोनीम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे शिप बोला, तो शिप में कितनी साउंड्स आ रही हैं, कौन बताएगा मुझे। कितनी साउंड है, एक साउंड है, दो साउंड है, तीन साउंड है। 2 साउंड आ रहे हैं मैम। श ई प, 3 साउंड आ रही है मैम। 3 साउंड आ रही है ना। तो हमें सिंपली इसके लिए क्या, इस टास्क के लिए हमें क्या एक्टिविटी करनी है कि हम वर्ड्स जो है वो हमें सेलेक्ट करनी है फ्रॉम देयर बुक्स, जिस लेवल पे बच्चा फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हमें चूज करने हैं और सिंपली हमें बच्चे से पूछना है कि हाउ मेनी फोनीम्स आर देयर इन पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला क्या बोला, क्यूब बोला या सिंपल बोला ग्लास, है ना। तो ग्लास में कितनी फोनीम्स हैं, नंबर ऑफ फोनीम्स कितने हैं ग्लास में, ग ल अ सा, है ना। तो क्या बच्चा ये सेगमेंट, फोनीम सेगमेंटेशन उसके अंदर डेवलप हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। अगर नहीं है तो इस तरह की एक्टिविटी हमें करनी है और बच्चे को फोनीम सेगमेंटेशन सिखाना है फॉर डेवलपिंग देयर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। इसी तरह से फोनीम आइसोलेशन है। फोनीम आइसोलेशन का क्या मतलब है कि जो भी वर्ड दिया हुआ है उसमें से वो पर्टिकुलर साउंड को आइसोलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है पेस्ट का। तो इसमें से बच्चे से पूछा टेल मी द फर्स्ट साउंड इन पेस्ट, टेल मी द फर्स्ट साउंड इन मोबाइल, टेल मी द फर्स्ट साउंड इन कॉपी, है ना। तो कुछ भी वर्ड हम पूछ सकते हैं। तो ये हमें बच्चों के अंदर डेवलप कराना है फोनीम आइसोलेशन। ठीक है, इसी तरह से फोनीम ब्लेंडिंग, ब्लेंड करना, डिफरेंट साउंड्स को ब्लेंड करना टू फॉर्म अ वर्ड। जैसे स्कूल लिखा है तो स्कूल के लिए कितनी साउंड आ रही है उसको ब्लेंड करना, स क उ ल। ठीक है, बॉटल, ब ओ ट ल, है ना। तो ये फोनीम ब्लेंडिंग हो गई। इसी तरह से फोनीम आइडेंटिटी, कि अब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं क्या वो उसमें से फोनीम पर्टिकुलर साउंड को वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। जैसे टेल मी द साउंड दैट इज द सेम इन बाइक, बॉय, बेल। तो सेम साउंड कौन सी है इसमें, ब की साउंड है ना। तो वो एक फोनीम को वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा तो वी हैव टू प्लान एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग दिस स्किल बाय यूजिंग डिफरेंट एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह से आता है इसके अंदर फोनीम कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का क्या मतलब हो गया, जैसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बस, बन, रेड। तो सिमिलर साउंडिंग साउंड किस वर्ड में है और डिफरेंट कौन सी है वो रिकॉग्नाइज कराना। तो इसमें से सेम साउंड्स किस में आ रही है और डिफरेंट साउंड किस में आ रही है, बस और बन। बस और बन में सेम साउंड है और रेड में जो है वो डिफरेंट साउंड है। तो ये कैटेगराइजेशन आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से राइमिंग, है ना। ज्यादातर जो पोएम्स हम कराते हैं बच्चों को उसमें क्या होता है, उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। तो अब जैसे डिड यू एवर सी अ फ्लाई किसिंग अ टाइग, इस तरह से
हम राइमिंग वर्ड बच्चे को सिखा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर आप लोगों को मौका मिला होगा कभी छोटे बच्चों को पढ़ाने का, तो इस तरह से उन्हें हम पढ़ाते हैं, माइन, फाइन, डाइन, है ना, बैट, कैट, मैट, रैट, बन, फन, मन। तो इस तरह से राइमिंग जो है वो हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से एक और टास्क होता है फॉर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, उसको हम कहते हैं फोनीम डिलीशन, है ना। डिलीशन मतलब डिलीट करना साउंड को। जैसे एक वर्ड बोला बच्चों से स्माइल, तो स्माइल को आप प्रोनाउंस कीजिए विदाउट सेइंग स, है ना। तो अगर हमने स्माइल बोला और हम स नहीं बोल रहे तो क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, माइल। तो एक साउंड डिलीट करके क्या बच्चा उस बाकी की जो साउंड्स है उनको प्रोनाउंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसके लिए वी हैव टू प्लान सम एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज को यूज कर इन टास्क पर फोकस कर वी कैन डेवलप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस अमंग आवर चिल्ड्रन। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब जो हमारा रीडिंग का दूसरा कंपोनेंट है वो है फोनिक्स। ठीक है, फोनीम में हम क्या पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल साउंड की बात हम कर रहे थे। ठीक है, फोनिक्स में हम क्या बात करेंगे, फोनिक्स में जो पर्टिकुलर साउंड है उस पर्टिकुलर साउंड के लिए कौन सा ग्राफीम हम यूज करते हैं, उसका रिलेशनशिप, है ना। जैसे बोला बैट, तो ब साउंड है, अ साउंड है, ट साउंड है, तो ब के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे, अ के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे, ट के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे। ये जो स्किल डेवलप होती है इसको हम कहते हैं फोनिक्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, फोनिक्स। तो फोनिक्स क्या हो गया, इट इज द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट साउंड्स विद डिफरेंट लेटर और डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल लेटर स गिव्स एन, जैसे लेटर सा है तो स की जो साउंड है वो क्या निकलती है, एस की साउंड क्या निकलती है, स। लेकिन अगर हम एस की साउंड में एच की साउंड जोड़ते हैं तो क्या साउंड निकलती है, Sure. श की साउंड निकलती है ना। तो ये जो है ये कनेक्शन जब हम सीख लेते हैं तो हमारी जो रीडिंग है, वर्ड्स को समझना, वर्ड्स को जानना इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम बीइंग अ टीचर हमें इन एक्टिविटीज पर भी फोकस करना है कि हाउ टू डेवलप फोनिक्स अमंग आवर चिल्ड्रन। ठीक है, फोनिक्स रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंटेड लेटर, जिसको हम ग्राफीम कहते हैं, एंड द साउंड फोनीम इन लैंग्वेज, है ना। जो हम लिखते हैं वो क्या हो गए, वो ग्राफीम हो गए, और जो साउंड हम बोल रहे हैं जो उसकी साउंड है वो क्या है, वो फोनीम है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरह की कुछ एक्टिविटी हम प्लान कर सकते हैं, है ना। जैसे स के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्नैक और साउंड्स। अ के लिए क्या लिखा हुआ है, एप्पल और एनिमल। टी के लिए क्या लिखा है, टॉल और ट्रीट। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई वर्कशीट यूज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, है ना। इस तरह की एक्टिविटी हम प्लान कर सकते हैं फॉर मेकिंग देम अंडरस्टैंड अबाउट द फोनिक साउंड। ठीक है, और इसमें भी जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर साउंड्स हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। तो जैसे एस और एच की साउंड में अगर उनको कंफ्यूजन है ना, उसका फोनिक वो नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। सी और एच की साउंड जब मिलकर तो क की साउंड बनती है, तो उसकी साउंड अगर नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, तो उन पर्टिकुलर जहां पे जिस साउंड्स में जिन फोनिक्स में बच्चों को कंफ्यूजन है उसके लिए हम पर्टिकुलर इस तरह की कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स में हम उन वर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे बिगिनिंग साउंड चार्ट हो गया, जैसे ब की साउंड हो गई तो ब के लिए बलून, ब्ल, ब्लॉक, बी ब और र की साउंड ब्रेड, ब्रेड, है ना। सी के लिए, सी एच के लिए, सी एल के लिए जब हम दो साउंड्स को ब्लेंड करते हैं तो क्या साउंड निकल रही है। तो इस तरह के हम एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं बच्चों के लिए, है ना।
और क्या कर सकते हैं फोनिक्स के लिए? हम बच्चों के साथ राइमिंग गेम कर सकते हैं, है ना। जैसे राइमिंग वर्ड हम यूज कर सकते हैं, बहुत प्री स्कूल है, एलकेजी की क्लासेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड ले सकते हैं, वैन, पैन, फैन, है ना, राइमिंग वर्ड हम ले सकते हैं। फिर आते हैं कुछ फ्लेक्सी वर्ड। फ्लेक्सी वर्ड मतलब कि हम छोटे छोटे स्मॉल कार्ड पर हम अल्फाबेट को लिख सकते हैं और कुछ वर्ड हम उनको बनाने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टच और डी, और कुछ नीचे जो है वो डिफरेंट कार्ड्स हैं अल्फाबेट के। तो कौन से अल्फाबेट के कार्ड हम यूज करेंगे टू मेक इट अ प्रॉपर वर्ड? तो यहाँ पर टच, TOUCH, टच बन गया, और डी के साथ जो नीचे अल्फाबेट दिए हुए हैं तो हम इसको टच डाउन बना सकते हैं। DO भी है, W भी है, N भी है ना। तो इस तरह की जिन शब्दों में बच्चों को प्रॉब्लम है, जो वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम फ्लेक्सी वर्ड करके एक एक्टिविटी है, स्ट्रैटेजी है, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। फोनिक हॉप स्कॉच हम यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लेवे मेथड में हम बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो हॉप स्कॉच क्या होता है? जो हम बचपन में खेलते थे, आप लोग ने भी खेला होगा बचपन में, स्टापू वाला गेम जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो हम डिफरेंट रीडिंग एस्पेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर इन्होंने साइट वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। तो जिन वर्ड्स को हमें बच्चे को सिखाना है, तो इस तरह से हम एक जो फ्लोर है उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, उस पर वर्ड लिख सकते हैं और बच्चे को हम गेम के थ्रू वो वर्ड सिखा सकते हैं। इसको हम कहते हैं फोनिक हॉप स्कॉच। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसी तरह से एक एक्टिविटी होती है वर्ड मिक्सअप, है ना, कि जू रिलेटेड वर्ड्स हैं और उनको हमने जम्बल्ड कर दिया है। तो साउंड्स के अकॉर्डिंग इनकी साउंड को हमें क्या करना है, ठीक से करके लगाना है। जैसे NOIL, ल की साउंड है, न की साउंड है, ओ और आई की साउंड है। तो इन साउंड्स को मिलाकर कौन सा वर्ड बनेगा? कोई बताएगा मुझे? Lion. Ma'am, third one is ma'am zebra. हाँ, थर्ड वर्ड इज जेब्रा। फोर्थ वर्ड इज KNOYME, म की साउंड है, क की Monkey. साउंड मंकी, Ma'am. ना। तो अब आप लोगों को वर्ड्स पता है तो इट इज इजी फॉर यू टू टेल, लेकिन जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उनके अंदर ये स्किल्स जो हैं ये नहीं होती हैं, तो हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है बच्चों को ये चीजें सिखाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है उससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है ना, और वो जो उनकी प्रोसेसिंग है, अब देखो जब हम दिमाग पे जोर डालते हैं इस चीज को करने के लिए, तो क्या है, हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्पीड अप होती है ना। तो उससे क्या है, उससे बच्चों की जो प्रोसेसिंग डेफिसिट्स है उनमें भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है और बच्चों की जो रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप होती है, राइट। फिर आ गया गेस द वर्ड। ठीक है। कुछ वर्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको वर्ड को गेस करना है। ठीक है। अब यहाँ पे BOO फिल इन द ब्लैंक और S है, तो डैश में क्या आएगा यहाँ पर? हम के। मैम टीवी आ सकता है। टी भी आ सकता है, हम बूट्स भी कह सकते हैं और हम बुक्स भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बच्चों से वर्ड्स को गेस कराएंगे, है ना। और जो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम किस बच्चे को करा रहे हैं, उसका ग्रेड लेवल क्या है, उसकी एज क्या है, ठीक है, और उसको कौन से वर्ड हमें सिखाने हैं। ठीक है। इन चीजों पर हम इस तरह की एक्टिविटीज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो अब हो गया फोनिक्स के लिए समझ ली क्या एक्टिविटीज है। फोनिक्स के बाद फोनिक्स एंड वर्ड रिकॉग्निशन स्किल आती है। जब बच्चों के अंदर फोनिक्स आ गए, दैट मीन्स अब उसके बाद उनको हमें क्या सिखाना है, वर्ड रिकॉग्निशन स्किल सिखानी है। तो वर्ड रिकॉग्निशन स्किल के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है? जैसे उन्हें हमें क्या सिखाना है कि लर्निंग टू काउंट द साउंड इन वर्ड्स।
अब एक वर्ड है क्लैप, तो हमें सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाना है कि क्लैप के अंदर कितनी साउंड आ रही है ना, तब वो उस वर्ड को रिकॉग्नाइज भी करेगा, स्पेल आउट भी करेगा। जैसे क्लैप है तो क्लैप के अंदर कितनी साउंड आ गई, क ल ए प, है ना। इसी मैम तरह 4. से हाँ 4 साउंड आ गई क्लैप। तो जब जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं एक्चुअली उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है परसेप्चुअल डेफिसिट्स होते हैं, विजुअल प्रोसेसिंग और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डेफिसिट्स होते हैं। तो वो उनको ये चीजें इन चीजों को परसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमें एक एक जो कंपोनेंट है उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ, उनको ये चीजें सिखाने के लिए। ठीक है, हमें लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन जो एक लर्निंग डिसेबल बच्चा है, क्योंकि उसके अपने डिसऑर्डर हैं, ही माइट हैविंग डिसऑर्डर इन द परसेप्चुअल स्किल, ही माइट हैविंग डिसऑर्डर इन अटेंशन, ही माइट हैव डिसऑर्डर इन मेमोरी। उसने देखा वो याद ही नहीं कर पा रहा कि वो ये जो है वो, जैसे हम कहते हैं फोनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफीम और फोनीम का एसोसिएशन, है ना। एक बार सीखा, याद हो गया, और जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको रिकॉल कर पाते हैं, हाँ ये तो सी की साउंड है। लेकिन जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उनको जो उनके डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रोसेसिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है ना उनको, तो इसलिए क्या होता है कि उनकी जो विजुअल परसेप्शन है, जैसे हम इसको परसीव कर रहे हैं वो उस तरह से इसे परसीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जिस तरह से हम इसकी साउंड को सुन पा रहे हैं वो उस तरह से उसको परसीव नहीं कर पा रहे। तो दे हैव देयर ओन डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से उन्हें वर्ड्स को पढ़ने में, भाषा को सीखने में दिक्कत आती है। तो हमें इस तरह से हमें ये देखना है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर है। उसकी प्रॉब्लम जो है वो फोनीम्स में है, उसकी प्रॉब्लम फोनिक्स में है, उसका जो पूरा एक फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है वो नहीं है। तो वी हैव टू मेक स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रक्शन फोकसिंग ऑन द फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो पहले वो कंपोनेंट हमें बच्चे को सिखाना है, उसके बाद जो है वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स डेवलप होंगी, है ना, उसके बाद फ्लुएंसी डेवलप होगी, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, इनको हम कंपोनेंट हमें जरूर फोकस करना है कि किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम है, कौन सा रीडिंग कंपोनेंट जो है वो बच्चे का जहां पर उसे प्रॉब्लम आ रही है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा स्ट्रैटेजीज को प्लान करना होता है, राइट। तो इसीलिए वर्ड रिकॉग्निशन स्किल जब हमें सिखानी है तो हमें वर्ड्स में बच्चे को क्या सिखाना है कि सबसे पहले आपको देखनी कितनी साउंड आ रही है, उन साउंड को के जो सेगमेंट्स हैं उसको डिवाइड करना, है ना। अब यहाँ पर हम कुछ चार्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 तस्वीरें ली हैं और एक वर्ड लिखा हुआ है। तो वर्ड रिकॉग्निशन स्किल क्या है कि जो लिखा हुआ है वो उसके लिए कौन सी पिक्चर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री, तो क्या बच्चा उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि ट्री जो है ये ट्री है, पेड़ है, पेड़ के लिए हमने ट्री शब्द यूज करा, और ट्री में जो है वो कितनी साउंड आ रही है। ट्री अगर हमें लिखना है तो हम किन साउंड्स को कहाँ पर लिखेंगे, बच्ची को समझ में आ रहा है कि ट, रा और ई की साउंड है, लेकिन कौन से प्लेस पर कौन सी साउंड रखनी है, क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा तो हमें उसको ये चीजें सिखानी है ना। तो इस तरह से हम वर्ड रिकॉग्निशन एक्टिविटीज जो है वो हम प्लान कर सकते हैं, राइट। यस मैम। ठीक है, अब आगे अगर हमें वर्ड रिकॉग्निशन स्किल पर फोकस करना है तो वर्ड रिकॉग्निशन स्किल में अगेन देयर आर 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, फोनिक्स आ गया, इसके बारे में हम आगे बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, फिर आते हैं हमारे साइट वर्ड, कंटेक्स्ट क्लू, फिर है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। एक एक करके मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। साइट वर्ड क्या होते हैं बच्चों, साइट वर्ड होते हैं जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई पैरा पढ़ते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनको हमें बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे द, ऑफ, एंड, टू, इज, इन, यू, इसको हम स्पेशली तो बहुत ज्यादा नहीं सिखाते, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो ये जो साइट में वर्ड आते हैं, साइट वर्ड मतलब देख देख के ये सीख लेते हैं, है ना। इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली बच्चा इन वर्ड को सीख लेता है। लेकिन जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं
उनको साइट वर्ड्स में भी प्रॉब्लम आती है, समटाइम्स दे आर अनेबल टू लर्न दोज वर्ड, ठीक है। तो इनके लिए भी हमें बच्चों को सिखाने पड़ते हैं ये साइट वर्ड्स, है ना। तो इस तरह से हम स्मॉल ग्रुप्स जो है कुछ वर्ड्स का हम सेलेक्ट करके एक्टिविटी के फॉर्म में, फ्लैश कार्ड के फॉर्म में, है ना, कोई टीचिंग एड हम बना सकते हैं इसके लिए, जिससे हम उन्हें साइट वर्ड सिखा सकें। फिर आता है कंटेक्स्ट क्लू, कि जो भी वर्ड हम उनको सिखा रहे हैं, जो भी सेंटेंस हम उनको सिखा रहे हैं, वो किस किस कंटेक्स्ट में है वो हमें पहले उन्हें बताना है। मतलब क्लू का क्या मतलब है कि थोड़ा हम उन्हें हिंट दे रहे हैं, है ना। तो जब हम हिंट देते हैं बच्चों को कि किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट, है ना। सपोज उनको हम कोई स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं आज कोई, तो स्टोरी पढ़ाने से पहले अगर हम उस किस कंटेक्स्ट में स्टोरी पढ़ा रहे हैं, अगर वो हम उन्हें बताएंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर देम टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, ठीक है। सपोज कोई विलेज की स्टोरी अगर हमें बच्चे को सुनानी है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले थोड़ा सा विलेज के बारे में बताएंगे ताकि वो समझ सके कि अगर विलेज है तो विलेज में क्या आएंगे, वहां पे खेत खलिहान आएंगे, है ना, नदी झरनों की बात हम करेंगे उसमें। तो इस तरह से इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, है ना। तो इस तरह से हम कुछ कंटेक्स्ट क्लू कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है, एक वर्ड को हम उसमें कुछ कुछ अल्फाबेट ऐड करते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो नया वर्ड बन जाता है ना। एक रूट वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं रूट वर्ड। जैसे बोला इनसाइट, इनसाइट एक रूट वर्ड हो गया। अगर बोला इनसाइटफुल, तो ये दूसरा वर्ड बन गया, है ना। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या फर्क आया, पहले इनसाइट बच्चे ने याद किया, और FUL जब उसने ये अंडरस्टैंड करा तो उसने एक नया शब्द जो है वो समझ लिया, नया शब्द याद कर लिया। तो उस वो जो रूट वर्ड्स हैं उन पर हमें फोकस करना है, और उसके साथ साथ हम किन बातों पर हम ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ वर्ड होते हैं कंपाउंड वर्ड होते हैं, जैसे अभी पहले फ्लेक्सी वर्ड में एक एग्जांपल दिया टच डाउन, तो वो क्या है, वो कंपाउंड वर्ड है। टच एक वर्ड है, डाउन एक वर्ड है। अगर हम बोल रहे हैं टच डाउन, तो हमने दो शब्दों को कंपाउंड कर एक नया शब्द बनाया, है ना। तो ये इस तरह से हम बच्चे को सिखा सकते हैं नए शब्दों को सीखना। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्ड रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वर्ड को बच्चा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स डेवलप करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपाउंड वर्ड्स चूज कर सकते हैं कुछ, और नए शब्द बच्चों को नई वोकैबुलरी डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। फिर हम कॉन्ट्रैक्शंस के बेसिस पर, जैसे कैन, और एक कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया और टी लगा दिया तो नया शब्द बन गया कांट। तो कॉन्ट्रैक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं नए शब्दों को सिखाने के लिए, ठीक है। कुछ शब्दों में क्या करते हैं कि उसकी एंडिंग में SED ER EST ING लगता है। वर्क, वर्किंग, है ना। तो क्या बन गया, वर्किंग एक नया शब्द बन गया। तो हम उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया, तो वो एनालाइज करना बच्चों को सिखाना, है ना। फिर हम सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर हम नए शब्दों को डेवलप करा सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पर एक जैसे रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड हमने सिखा दिया बच्चे को डिलीवर। अब रूट वर्ड से बच्चा कितने शब्द सीख सकता है, जैसे अगर प्रीफिक्स लगाया तो अनडिलीवर, है ना, सफिक्स लगा दिया डिलीवरेबल, अनडिलीवरेबल, है ना, एग्री, डिसएग्री, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। तो कितने एक रूट वर्ड से बच्चे ने और कितने शब्द नए सीखे। इन्वेंट, री इन्वेंट, ब्यूटी, और सफिक्स लगा दिया फुल, ब्यूटीफुल। साइकिल, आगे प्रीफिक्स लगा दिया ट्राइसिकल। तो ये क्या है, ये नए शब्दों को सिखाने का एक तरीका होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, है ना। तो इसमें हमें क्या सिखाना है बच्चे को, कि हमें फोकस किस पे करना है, हमें रूट वर्ड पे करना है, और उसके बाद हम और आगे जो सफिक्स और प्रीफिक्स जो लगाएंगे उसके बेसिस पर हम शब्द को डिकोड करेंगे। तो रीडिंग क्या है, रीडिंग इज द
डिकोडिंग ऑफ वर्ड, राइट। तो इस तरह से करके हम वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड कंपोनेंट ऑफ रीडिंग इज फ्लुएंसी, है ना। अगर देखिए रीडिंग हम जब करते हैं तो वी हैव टू रीड इन अ पर्टिकुलर पेज, ठीक है। अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो जो जिस कंटेक्स्ट में हम रीडिंग कर रहे हैं वो हम नहीं समझेंगे, है ना। हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग का फ्लो है वो नहीं हो पाता है। अगर हम इसको फ्लुएंटली पढ़ेंगे तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके मतलब को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक एक शब्द करके पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हम ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग, ठीक है। और फ्लुएंटली रीडिंग करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले क्या है कि हमारे अंदर जो साइड वोकैबुलरी है वो हमारी डेवलप होनी चाहिए। पढ़ने के लिए ऑटोमेटिसिटी की हमने देखा और ऑटोमेटिकली हम जल्दी जल्दी उसको रीड आउट करें। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर रीडिंग, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको पढ़ूंगी, अगर मैंने धीरे धीरे पढ़ेंगे हम इसको, रीडिंग फ्लुएंसी इज द एबिलिटी, तो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहे तो जो इस पैराग्राफ का जो मीनिंग है उसको हम शायद अच्छे से जो ग्रास्प है वो हम नहीं कर पाते। तो रीडिंग करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट इन अ फ्लुएंटली मैनर, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फ्लुएंसी सिखाने के लिए बच्चों को क्या करेंगे हम, there are certain ways by which we can develop reading fluency, जिसमें आती है पहला जो है सबसे है वो टीचर मॉडलिंग, कि टीचर पहले खुद पढ़ के बच्चों को सिखाए और बच्चे जो है वो उनको कॉपी करें। तो टीचर मॉडलिंग इज वन ऑफ द वे। फिर कोरल रीडिंग है कि सब बच्चे जो हैं, 2-4 बच्चे जिनके साथ आप इन एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनको हमें क्या सिखाना है, कोरल रीडिंग सिखानी है ना। इसमें हम पेयर ट्यूटरिंग यूज करते हैं कि जो एक गुड रीडर है क्लास का वो साथ साथ पढ़ रहा है और उसके साथ जिन बच्चों को हमें फ्लुएंसी सिखानी है उनको हमें साथ में एक कोरस में पढ़ना सिखाना है ना। फिर है पेयर रीडिंग, कि एक बच्चा जो 2 बच्चों का ग्रुप हमें बनाना है और उनको पेयर में रीडिंग करानी है ना, ताकि जो एक साथ जब वो पढ़ रहे हैं तो क्या सीखेंगे, वो जो ठीक से वर्डों को प्रोनाउंस करना सीख पाएंगे, है ना। किस फ्लुएंसी के साथ पढ़ना है वो सीख पाएंगे, ठीक है। और इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें पंक्चुएशन पे ध्यान देना है, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हमें पॉज लेना है ना, कहाँ पर हमें एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना है। तो ये चीजें हम बच्चे को सिखा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से these are few ways by which we can develop reading in reading fluency, ठीक है। अब जब फ्लुएंसी रीडिंग हमें सिखानी है तो हमें बच्चों को क्या सिखाना है कि पे अटेंशन टू पंक्चुएशन, कि फ्लुएंटली पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि फुल स्टॉप आ रहा है तो हमें उसको नहीं ध्यान देना, कॉमा आ रहा है तो हमें उसे नहीं ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो हमें कैसे पढ़ना है। तो जब हम फ्लुएंसी सिखाएंगे तो एक फ्लुएंट रीडर मस्ट पे अटेंशन टू पंक्चुएशन एंड रीड विद एक्सप्रेशन भी रीडिंग को एक्सप्रेशन में भी जरूरी होता है ना। जैसे जिन शब्दों पर हमें ज्यादा फोकस करना होता है तो उसको हम ज्यादा अच्छे से ज्यादा फोकस करके बोलते हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन की भी जरूरत होती है, ठीक है। एंड रीड एट जस्ट अ राइट रेट, जो एक रेट है पढ़ने का, कि बहुत धीरे में भी नहीं पढ़ रहे और बहुत तेज भी नहीं पढ़ रहे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो एक राइट रेट हमें हमेशा पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें रीडिंग करनी है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं, रिपीटेड रीडिंग, है ना। कोई
हमने बच्चे को कुछ हम पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना है, रिपीटेड प्रैक्टिस बच्चे को करानी है उस सेम पैराग्राफ की, ताकि बच्चे के अंदर वो जो फ्लुएंसी है वो डेवलप हो। क्योंकि जब वो रिपीटेडली प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो रिकॉग्निशन स्किल्स है वो डेवलप होंगी, और जब बार बार प्रैक्टिस करेगा तो वो ऑटोमेटिसिटी जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल बुक्स, कि जिन कंटेक्स्ट को बच्चा जानता है उस तरह की स्टोरीज, उस तरह के पैराज चूज करने हैं, फिर बच्चे को सिखाना है। ठीक है, फिर एक मेथड होता है, इसको हम कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल इम्प्रेस मेथड। ये जो सीवियर डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि न्यूरोलॉजिकल इम्प्रेस मेथड का क्या मतलब है कि जैसे जो बच्चा जिसको रीडिंग प्रॉब्लम है ना, उसके साथ जो टीचर है वो बिल्कुल साथ में बैठकर उसको रीडिंग करना सिखाते हैं, और बहुत नजदीक जाकर, है ना, कि ताकि वो एक एक साउंड को, है ना, एक एक एक्सप्रेशन को वो समझ पाए। न्यूरोलॉजिकली इम्प्रेस का क्या मतलब है कि वो उसको जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग है उसको स्टिमुलेट करना है, बहुत पास में जाकर बच्चे के रीडिंग करनी है ना। तो यहाँ पे रीडिंग कैसे सिखा रहे हैं कि टीचर जो है बिल्कुल बच्चे के साथ में बैठकर रीडिंग कर रहा है, बहुत पास में बैठकर, और उसको सिखा रहा है। ठीक है, तो बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज वी कैन इम्प्रूव फ्लुएंसी फॉर रीडिंग। ठीक है, अब जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी अगेन इज द सेंट्रल पार्ट इन लर्निंग टू रीड। हम रीडिंग तभी कर पाएंगे जब हमारी वोकैबुलरी डेवलप होगी। ठीक है, वो जितनी ज्यादा वोकैबुलरी हमारी डेवलप होगी, हमारी दैट मीन्स मोर वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स, है ना, मोर वोकैबुलरी, एंड जितनी ज्यादा वोकैबुलरी होगी इट विल बी इजी फॉर देम टू लर्न टू रीड। ठीक है, अब वोकैबुलरी जो है वो दो तरह की वोकैबुलरी होती है। एक हमारी होती है ओरल वोकैबुलरी जो हम बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी रीडिंग वोकैबुलरी, कि हम उतने वर्ड्स को जो प्रिंट फॉर्म में है उन्हें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उन्हें हम पढ़ सकते हैं। तो कौन सी वोकैबुलरी हमेशा ज्यादा होती है, हमारी ओरल वोकैबुलरी या रीडिंग वोकैबुलरी? बताइए, कौन सी वोकैबुलरी हमारी ज्यादा होती है, ओरल वोकैबुलरी रीडिंग। या रीडिंग वोकैबुलरी? हाँ जी, रीडिंग वोकैबुलरी, क्योंकि वी कैन रिकॉग्नाइज मोर वर्ड्स, है ना, लेकिन हम कम शब्दों का अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इनके लिए वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए हम किस तरह से बच्चों के अंदर वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हैं, तो देयर आर सम वेज। जैसे क्या हम कर सकते हैं, वर्ड ऑफ द डे, कि आज कौन सा वर्ड हमने सीखा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम अपनी क्लास में, क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ डेली रोस्टर फॉर स्टूडेंट्स टू शेयर अ न्यूली डिस्कवर्ड और अनयूजुअल वर्ड विद इन द क्लास। के रोज हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आज एक नया शब्द हमें याद करना है, जो शब्द हमें नहीं पता वो आज हमें याद करना है। तो रोज एक क्या करना है, हमें डेली रोस्टर क्रिएट कर दें क्लास में कि आज एक नया शब्द सीखने, और उस शब्द को सिर्फ सिखाना नहीं है, उसको हमें बच्चे को डिटेल में उसके शब्द के बारे में बताना है। दैट मीन्स उसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है ना, उसको किस तरह से हम एक्ट आउट करेंगे, है ना, और लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, कि इस शब्द के क्या क्या सिनोनिम हम यूज करते हैं वो हम सिखाएंगे। तो वो एक नया शब्द हमने उसका, दैट मीन्स उसका मतलब हमने सिखा दिया, है ना, उसका जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो सिखा दिया, और उसके क्या क्या सिनोनिम्स है वो हमने सिखा दिए। तो रोज हमें एक शब्द बच्चे को सिखाना है। बाय दिस वे वी कैन डेवलप वोकैबुलरी। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग, बच्चों को इनिशियल ईयर्स में बहुत फोकस किया जाता है क्रिएटिव राइटिंग पर, कि कोई पिक्चर दिखा दी और बच्चे से कहा कि आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, या कोई एक सिचुएशन दे दी और उसके बारे में बच्चे को लिखना है। तो क्रिएटिव राइटिंग कैन बी वन ऑफ द वे फॉर डेवलपिंग वोकैबुलरी। ठीक है, क्लास ग्लॉसरी जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं, कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई एक टेक्स्ट की रीडिंग कराई जा रही है, तो अनफेमिलियर वर्ड्स जो हैं उनको लिखना है,
और उनको क्या करना है, उसके लिए प्रॉपर लिखकर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनकी जो स्पेलिंग है, उनकी जो सेंटेंस मेकिंग है, वो हम बच्चे को सिखाएं। ठीक है, इस तरह से हम वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम अपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं कि हमने कुछ वर्ड्स जो हैं वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और हमें क्या करना है कि जैसे इस वर्ड का जो अपोजिट वर्ड है वो हमें ढूंढना है कि किस बच्चे के साथ में पास में वो अपोजिट वर्ड का कार्ड है। तो फ्लैश कार्ड, छोटी सी स्लिप हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा वो कैब बुकमार्क हम बना सकते हैं कि जिन शब्दों को हमें बच्चों को सिखाना है, जो अनफेमिलियर वर्ड है, कुछ बुकमार्क बना दिए, उस पर हमने वर्ड लिख दिए, है ना। तो इस तरह से हम बच्चों के अंदर वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो स्ट्रैटेजी हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है, ये इट इज नॉट एनफ। ठीक है, टीचर शुड बी ऑलवेज अ इनोवेटिव टीचर, है ना। जितना इनोवेशन आप अपनी टीचिंग में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये एक्टिविटी है तो हम इसी तरीके से सिखा सकते हैं। इफ यू हैव सम बेटर वे, यू कैन यूज दैट वे ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम वर्ड वेब डेवलप कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने डिस्कस किया, और उस टॉपिक से आपकी क्लास में बच्चों को कौन कौन से वर्ड्स पता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वेदर, तो जब हम वेदर की बात करते हैं तो कौन कौन से शब्द हमारे माइंड में आते हैं, है ना। वेदर से क्या आ गया कि टेम्परेचर आ गया, शाइनी आ गया, रेनी आ गया, फोरकास्ट आ गया, हॉट आ गया, विंडी आ गया, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों के साथ करा सकते हैं। और वर्ड वेब जो है वो बनाकर हमने क्लास में लगा दिया, ताकि बच्चा उसको रोज देखे और उन शब्दों को रिकॉग्नाइज करना सीख ले। ठीक है, इसी तरह से होता है क्लोज प्रोसीजर, कि हमने कुछ ब्लैंक्स, कुछ पैराग्राफ हमने सेलेक्ट करा, उसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए, और कुछ वर्ड्स जो हैं वो हमने दे दिए कि अब इसमें कौन से वर्ड जो है वो बेस्ट सूट है, आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। ये हम करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऊपर दिए हुए हैं कुछ शब्द और नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और उसमें हमें फिल करना है जो बेस्ट सूटेड वर्ड है, वो अपनी रीडिंग कर कर हमें बच्चे को सिखाना है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट आ जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी तक रीडिंग के कितने कंपोनेंट किए हमने, रीडिंग का हमने फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पढ़ा। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए हमने अगेन कुछ टास्क डिस्कस किए। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया फोनिक्स और वर्ड रिकॉग्निशन स्किल, है ना। फोनिक्स के लिए कुछ एक्टिविटी पढ़ी और वर्ड रिकॉग्निशन स्किल के लिए कुछ एक्टिविटी पढ़ी। थर्ड हमने क्या पढ़ा, फ्लुएंसी पढ़ा, है ना। और फ्लुएंसी हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं उसके लिए कुछ वेज जाने। फिर हमने पढ़ा वोकैबुलरी, वोकैबुलरी किन किन तरीकों से हम डेवलप कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। अब हमारा फिफ्थ कंपोनेंट आ गया कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्योंकि रीडिंग का पर्पस क्या होता है, रीडिंग का पर्पस होता है कॉम्प्रिहेंशन करना, कि जो भी हमने रीडिंग किया, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, नाउ वी कैन इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन इन आवर ओन वर्ड्स। हम उसमें क्या सीक्वेंस थी इंफॉर्मेशन की, है ना, अगर हमने कोई स्टोरी पढ़ी, क्या कैरेक्टर थे, क्या इवेंट हुआ, है ना। ये सब चीजें जब हम जान लेते हैं और उसको हम कॉम्प्रिहेंड करना सीख लेते हैं, तो दिस इज आवर कॉम्प्रिहेंशन, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर रीडिंग। ठीक है, तो अगर बच्चे में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स नहीं है ना, पढ़ लिया लेकिन अब उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, तो हमें क्या करना है। तो हमें हमेशा जब भी हमें कोई रीडिंग टेक्स्ट कराते हैं, तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। तो जब हम टेक्स्ट पढ़ाएंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें इन शब्दों के बारे में सोचना है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, क्या आइडिया है, क्या मीनिंग्स है, इन सब चीजों पर हमें फोकस करना है। ठीक है, और कॉम्प्रहेंशन स्किल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं,
यहाँ से देखिए पहले कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम कोई टेक्स्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें उसको इनकरेज करना है टू रिव्यू। ठीक है, क्या रिव्यू करना है? जो पैसेज हमने पढ़ाया, जो टॉपिक हमने पढ़ाया, उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाला पढ़िए, रिव्यू पैसेज विद स्टूडेंट्स टू सी व्हाट दे नो अबाउट द टॉपिक, है ना, रिव्यू करना है। फिर रिव्यू वोकेबलरी वर्ड दैट आर नॉट इन स्टूडेंट्स रेपर्टायर। फिर रिव्यू द मेन आइडियाज इन द पैसेज। ठीक है, फिर रिव्यू व्हाट स्टूडेंट वांट टू लर्न फ्रॉम द टॉपिक, रिव्यू हाउ द स्टूडेंट वांट टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक। तो इस तरह से एक रिव्यू करने की आदत हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। अब किस तरह से हम करा सकते हैं कि अगर कॉम्प्रहेंशन स्किल्स नहीं है तो हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे? हम ड्राइंग यूज कर सकते हैं कि आस्क योर स्टूडेंट टू ड्रॉ और पेंट अ सीन फ्रॉम अ रिटन टेक्स्ट, है ना, जो भी स्टोरी पढ़ी उसमें से कोई कोई आप उसको बोलिए कि कोई सीन आप ड्रॉ कीजिए। तो उससे क्या होगा? ही विल ट्राई टू रिकॉल, ही विल ट्राई टू रिव्यू व्हाट हैज बीन रेड बाय हिम, है ना। तो ड्राइंग को हम कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि वो जो उसकी जो इमेजिनेशन है उसको एक कॉन्क्रीट डिटेल वो देने की कोशिश करेगा, है ना। फिर दूसरा क्या है? क्वेश्चनिंग। जब हम पढ़ रहे हैं तो वी शुड आस्क क्वेश्चन, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कौन था, है ना। जब क्वेश्चनिंग चीजें आएंगी तो कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को हम डेवलप करा सकते हैं। फिर इंकरेज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन द इवेंट, जो पढ़ा उस पर हमें अपना रिफ्लेक्शन देना है। नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग, अपना जो आपको एक डीपर थिंकिंग है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उसको इनकरेज करना बच्चों के अंदर, है ना। कि आपको अपना रिफ्लेक्शन देना, आपने क्या समझा, जो पढ़ाया उससे आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। ठीक है, तो इनकरेज रिफ्लेक्शन कैन बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। देन मेक कनेक्शंस, जो उसकी प्रीवियस लर्निंग है और ये वाली जो लर्निंग है उससे उसे कनेक्ट कराइए। ठीक है, कोई स्टोरी आपने पढ़ाई, उसके पहले आपने कोई स्टोरी पढ़ाई थी, तो उससे उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेक रीडिंग अ हैबिट, क्योंकि जो ये बच्चे हैं, डिसलेक्सिक बच्चे जो हैं, जिनको रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, दे अवॉइड रीडिंग। उनको हमें फोकस करना है, उनको हमें इंकरेज करना है टू रीड आउट। ठीक है, तो बाय दीज वेज वी कैन डेवलप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अमंग देम। ठीक है, और इन स्ट्रैटेजीज के अलावा कुछ असिस्टिव और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है रीडिंग के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं। कुछ रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं आजकल, जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, वो भी देखने में आ रहा है। रिसर्चेस ये कह रही हैं कि डिसलेक्सिक बच्चे या वो बच्चे जिनको रीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, दे आर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, माई स्पेस, यूट्यूब, इस तरह की चीजें बच्चे यूज कर रहे हैं। तो हम भी इनको बीइंग टीचर, हम भी इनको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर्स आते हैं बहुत से, वो हम यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड टेक्स्ट बुक होती हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बुक शेयर कर कर एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, वहां से कुछ बुक्स हम ले सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो बुक्स हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो और असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज किया जा सकता है, राइट। ठीक है, तो इट इज अबाउट द रीडिंग डिसऑर्डर। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड रिटन एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट मीन्स जैसे जो हम कल बात कर रहे थे डिस्ग्राफिक बच्चों के बारे में, अगर हमें मौका मिलता है कि हमें उनके साथ डील करना है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग देयर हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड रिटन एक्सप्रेशन।
देखिए जैसे राइटिंग डिसऑर्डर के बारे में हमने बात की थी, तो राइटिंग डिसऑर्डर जो है हम किन किन एरियाज में देखते हैं, हम देखते हैं हैंड राइटिंग इश्यूज देखते हैं बच्चों के, स्पेलिंग इश्यूज देखते हैं और रिटन एक्सप्रेशंस की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लग रहा है कि बच्चे में जो है वो हैंड राइटिंग बहुत पुअर है और हैंड राइटिंग हमें बच्चे की इम्प्रूव करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो देयर आर सम स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग देयर हैंड राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिगिन विथ मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग एंड एक्सप्लेन दैट इट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स एंड सर्कल्स। ठीक है, जब हमें बच्चे को सिखाना है तो बिल्कुल इनिशियली हमें क्या चीजें सिखानी है कि जो भी अल्फाबेट हम सिखा रहे हैं, इट मेक्स विथ सम लाइन्स, स्ट्रेट लाइन है ना, स्लांटिंग लाइन है ना, लाइन और कुछ सर्कल, फुल सर्कल, सेमी सर्कल। तो ये हमें बच्चे को सिखाना है। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग है उसके लिए हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। फिर क्या करना है, द टीचर सेज द नेम ऑफ द लेटर टू बी रिटन। जो लेटर लिखना है उसको टीचर बोले, ए है ना, तो जब ए बोलेंगे तो जो हम उसकी फॉर्मेशन हमने उसे सिखाई है ना, कि ए को कैसे हमें बनाना सिखाया है कि स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, यू हैव टू गो अप, यू हैव टू कम डाउन एंड देन मेक अ लाइन इन बिटवीन। तो इस तरह से हमें बच्चे को हैंड राइटिंग सिखानी है। फिर हैव द स्टूडेंट्स ट्रेस द लेटर विद देयर फिंगर, कि लेटर हमने एक नोटबुक पर लिख दिया, ठीक है, या किसी स्लेट पे लिख दिया या किसी क्ले पे लिख दिया, है ना, किसी कोई कुछ आटा ले लिया उस पर हमने रख दिया, और हमें क्या करना है, बच्चे को ट्रेसिंग सिखानी है ना, ए बार बार ट्रेस करवाना है ए। तो इससे क्या फायदा होगा, उसकी जो फाइन मोटर स्किल है वो डेवलप होगी और उसकी प्रोसेसिंग डेवलप होगी कि हाउ टू फॉर्म लेटर ए, राइट। देन हैव स्टूडेंट्स ट्रेस द लेटर विद देयर फिंगर, हो गया। यूज डॉटेड लाइन फॉर अ लेटर एंड हैव स्टूडेंट ट्रेस द डॉट विद अ पेंसिल। ठीक है, डॉट 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 बना दिए और उसको डॉट्स को मिला के वर्ड्स बनाने हैं या डॉट्स को मिला के अल्फाबेट बनाना सिखा सकते हैं। देन टीचर गिव्स स्ट्रॉक डायरेक्शंस टू द स्टूडेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम लिखना सिखाते हैं तो हम साथ साथ बच्चे को बोलते भी हैं कि यू हैव टू गो फर्स्ट, वी गो डाउन, देन वी गो अप, है ना। जैसे यू बनाना है तो क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, विल गो डाउन एंड देन विल गो अप। ओ बनाना है, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, विल गो डाउन एंड मेक अ सर्कल लाइक दिस। तो क्या करना है, डायरेक्शंस देनी है। हैव स्टूडेंट कॉपी अ लेटर और वर्ड ऑन पेपर व्हाइल लुकिंग एट अ मॉडल, कि एक मॉडल वर्ड जो है किसी फ्लैश कार्ड पर हमने लिख दिया और उसको देख देख के वो कॉपी करे, सेम वर्ड लिखने की कोशिश करे। तो we can use some word as a model, and the child with learning disability or child with dysgraphia need to copy that word from that model word। तो उसके लिए हम कोई फ्लैश कार्ड, कोई कार्ड हम यूज कर सकते हैं, कोई बुक हम यूज कर सकते हैं जिसपे बड़े बड़े वो वर्ड लिखे हों, राइट। देन स्टूडेंट राइट द लेटर फ्रॉम मेमोरी व्हाइल सेइंग द लेटर ऑफ द नेम, है ना, लेटर ऑफ द नेम बोला और उसको अपनी मेमोरी से वो लिखना है। लेकिन क्या है कि इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को देनी है, साथ में बैठकर बच्चे के साथ इन पर हमें फोकस करना है। देन स्पेलिंग, स्पेलिंग के लिए क्या करना है, देयर आर अगेन सम स्ट्रैटेजीज। लिमिट द नंबर ऑफ स्पेलिंग वर्ड टू बी लर्न एट वन टाइम। ठीक है, बहुत सारे वर्ड नहीं, कुछ शब्द चूज करिए और एट अ टाइम कुछ कुछ वर्ड्स की ही स्पेलिंग बच्चे को लर्न कराइए। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वर्ड मीनिंग दे देते हैं बच्चों को याद करने के लिए कि आपको कल याद करके आना है। तो इन बच्चों के साथ हमें ऐसा नहीं करना, वी हैव टू लिमिट द वर्ड्स, कि सिर्फ 2 शब्द याद करने हैं, 1 शब्द याद करना है, और ताकि वो उसको अच्छे से कर पाए।
देन एनालाइज द फोनीम्स ऑफ न्यू वर्ड। अगर कोई नया शब्द हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो पहले हमें ये देखना है क्या वो उसके फोनीम्स को समझ पा रहा है, कितनी साउंड्स हैं, है ना, क्योंकि स्पेलिंग के लिए अगेन जो फोनीम्स हैं, इंडिविजुअल साउंड है, उनको एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है। फिर हर एक साउंड के लिए उसका क्या ग्राफीम है वो उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो जब भी हम नया शब्द सिखाएंगे तो हमें बच्चे को समझाना है कि इसके कितने फोनीम्स हैं और कौन कौन से ग्राफीम है, फिर हम उसको उसकी स्पेलिंग को लर्न करना सिखाएंगे। Then point out the syllables in multisyllabic word। ठीक है, कोई शब्द लिखा है और उसमें एक एक सिलेबल को, एक एक इंडिविजुअल साउंड को पॉइंट आउट करना है ना। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ स्पेलिंग, तो स्पेलिंग में इंडिविजुअल साउंड क्या क्या से होगी, स, पे, ए, एल, एल, आई, एन, जी, तो इनको पॉइंट आउट करना सिखाना। देन टीच वर्ड फैमिलीज, है ना, जैसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं कि पहले एट सिखाया और एट से कितनी स्पेलिंग्स हम, कितने शब्द हम, कितने वर्ड हम बना सकते हैं। प्रोवाइड पीरियोडिक रीटेस्टिंग एंड रिव्यू। ठीक है, कुछ कुछ इंटरवल के बाद उनकी परफॉर्मेंस को रीटेस्ट करना, रिव्यू करना। देन यूज मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, VAKT मेथड जिसको हम कहते हैं, वो जरूरी है कि बच्चे को हम मल्टीपल सेंस यूज करके सिखा रहे हैं, कि बच्चे को हम दिखा भी रहे हैं स्पेलिंग, उसको हम बुलवा भी रहे हैं, है ना, उसको हम लिखवा भी रहे हैं, उसको हम फील भी करवा रहे हैं, राइट। देन यूज गेम्स टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न देयर स्पेलिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज एन एंजॉयबल गेम, है ना। कोई टीचिंग एड बना सकते हैं, जैसे आजकल व्हील्स के साथ में, कि व्हील बनाया और उसमें हमने स्पेलिंग वर्ड की स्पेलिंग लिखी। तो अगर हम प्लेफुल मेथड से बच्चे को कराएंगे तो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा एंड दे विल लर्न स्पेलिंग ऑफ दोज वर्ड्स। ठीक है, इसी तरह से आ जाते हैं फिर रिटन एक्सप्रेशन पे। तो रिटन एक्सप्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि एलोकेट सफिशिएंट टाइम फॉर राइटिंग, क्योंकि स्लो राइटिंग है, हैंड राइटिंग इश्यूज होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इनको टाइम देना है फॉर राइटिंग। सफिशिएंट, वी हैव टू प्रोवाइड sufficient time for writing. Student learn to write by writing, therefore have student write 4 times per week, है ना, कि हमने एक शेड्यूल बना लिया कि आपको हफ्ते में 4 बार लिखना है या दिन में आपको इतना लिखना है ना, इस तरह से कर सकते हैं। Then encourage students in the primary grades to use invented spelling. Then use brainstorming to create ideas about writing topics, है ना। जैसे अभी हमने कॉम्प्रहेंशन की बात की ना, वहां पर रीडिंग में था कॉम्प्रहेंशन, यहाँ पर हम रिटन कॉम्प्रहेंशन की बात कर रहे हैं कि वो अपनी बात को लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा, पैराग्राफ लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है टू क्रिएट आइडियाज, ताकि जो उनके आइडियाज है वो उनको ऑर्गेनाइज कर सके एंड they should be able to put their ideas on paper, है ना, written form में वो उसको लिख सके। तो उसके लिए क्या important है, brainstorming जरूरी है। फिर give students a range of writing task हमें उनको देने हैं, including both creative writing and functional writing। creative writing और functional writing पर फोकस करना है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग क्या हो गया, ये पर्सनल राइटिंग है कि जो while functional writing convey information about a subject, है ना। तो इस तरह से राइटिंग टास्क हमें बच्चे को देने हैं, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग है चाहे वो फंक्शनल राइटिंग। टीच स्टूडेंट्स द स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे राइटिंग है तो राइटिंग का भी अपना प्रोसेस है ना, कि पहले क्या है, प्री राइटिंग, फिर ड्राफ्टिंग, फिर रिवाइजिंग, फिर शेयरिंग, फिर यूज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर सच एज इंस्पिरेशन टू प्लान अ स्टोरी। ठीक है, कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, क्या क्या आइडिया आ रहे हैं,
है ना, कौन कौन से शब्द उनको यूज करने हैं, तो उसका एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर उनको यूज करना सिखाना, ठीक है। देन यूज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम सच एज सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट टू डेवलप अ स्टोरी, ठीक है। अगेन हम टेक्नोलॉजी का इसमें यूज कर सकते हैं। फिर यूज द इंटरनेट टू कंडक्ट रिसर्च ऑन अ टॉपिक। अच्छा, देखिए, ये तो हो गई कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ और टिप्स हैं कि किस तरह से अगर बच्चे को हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है तो और क्या तरीके हैं जिनसे हम उनकी ये स्किल डेवलप कर सकें, है ना। देखिए, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम अगेन किस वजह से है, जब हमने डिस्ग्राफिया के बारे में पढ़ा था तो बताया था कि दे हैव visual processing deficits, they have visual spatial processing deficits, and they have fine motor issues, है ना। तो जो हमें काम करना है, हमें इन प्रोसेसिंग एस्पेक्ट को भी स्टिमुलेट करना है, प्रोसेसिंग एस्पेक्ट पर भी काम करना है। तो उसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या कर सकते हैं इसमें, फील द लेटर, जो भी लेटर हम सिखा रहे हैं उसको बच्चे को फील कराना, है ना। एक तो लिखना हो गया, उसको उसके अलावा अपनी उसको फील करना। फिर राइट बिग, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखवाना, बड़ा बड़ा लिखवाना। फिर डिग इनटू क्ले, क्ले यूज कर सकते हैं और क्ले के साथ कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं, या क्ले के साथ हम लिखना सिखा सकते हैं, क्ले के ऊपर क्ले को बनाकर ऐसे, है ना। फिर एक और एक्टिविटी होती है प्रैक्टिस पिंचिंग, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करनी है तो हमें क्या करना है, इनकी पिंचिंग। पिंच किसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, पिंचिंग, पिंच करना, एक पिंच, है ना। तो ये बच्चे, इनको प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ये जो फाइन मोटर स्किल्स है वो ठीक से डेवलप नहीं हुई है, एंड वी हैव टू फोकस ऑन डेवलपिंग दोज स्किल्स। तो ये हम करा सकते हैं, अभी मैं आगे इसकी दिखाऊंगी आपको एक्टिविटीज कुछ। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट क्रॉस बॉडी ट्रेनिंग। क्रॉस बॉडी ट्रेनिंग हम कराते हैं, जिससे क्या है कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट है वो स्टिमुलेट होते हैं, है ना। क्रॉस बॉडी ट्रेनिंग मतलब कि टच योर राइट फुट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऐसे जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है ना, इस हाथ से ये पकड़ना है, इस हाथ से ये पकड़ना है। तो ये क्या हो गई, ये क्रॉस बॉडी ट्रेनिंग हो गई। देखिए, फील द लेटर, है ना, क्या कर सकते हैं हम, या तो उसको टेक्टाइल फॉर्म में बना सकते हैं, है ना, हम उसको रेत पर लिखवा सकते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा लिखवा दिया, तो जब वो जितना वो लेटर फील करेगा वो उसकी जो ग्राफीम है, उसकी जो फॉर्मेशन है, उसको वो समझ सकेगा। तो इस तरह से हम करा सकते हैं। फिर है डिग इनटू क्ले, कि क्ले रख दिया, क्ले नहीं है घर में, अगर हम यूज कर रहे हैं, हम आटा यूज कर सकते हैं, है ना। आटा ऐसे कर दिया, उस पर हम बच्चे से काम करवा रहे हैं, बच्चे से लिखवा रहे हैं, उससे कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एम बनाया हुआ है और एम को बच्चा इस पर लिखने की कोशिश कर रहा है। फिर है प्रैक्टिस पिंचिंग, वो एक्टिविटी कराना जिससे उनकी जो ये फाइन मोटर स्किल्स हैं ये डेवलप हो, है ना। इसमें भी हम क्ले यूज कर सकते हैं, हम छोटे छोटे ब्लॉक यूज कर सकते हैं, है ना। तो जो पिंचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो हम करा सकते हैं। देखिए, पिंसर ग्रास्प आता है, जैसे छोटे छोटे से ये यहाँ पर ये दिए हुए हैं, हैंड एक्टिविटीज हैं। अब बच्चे को क्या करना है, ये इसको छोटा सा जो है इसे उठाना है और जो ये ट्रे है इसमें फिक्स करना है। तो ये एक्टिविटी हो गई, और इससे बच्चे की जो पिंसर ग्रास्प है ना, वो डेवलप होती है। फिर इसके अलावा हमें क्या करना है, बिल्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, उनके अंदर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लेकर आना। अगेन उसके लिए हमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस बच्चे को करानी है ना, जैसे वॉकिंग करा दी, क्रैब वॉकिंग करा दी, शूटिंग बास्केट करा दिया, पुशअप्स करा दिए। और इसके अलावा जैसे अभी मैंने जो बात की आपको, क्रॉस बॉडी ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इससे क्या होता है, इससे जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको स्टिमुलेशन मिलता है, राइट, ठीक है। हैंड थेरेपी एक्सरसाइजेस, क्योंकि जब फाइन मोटर
प्रॉब्लम है तो इस तरह की हम कुछ हैंड थेरेपी करा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। जैसे इसमें पावर ग्रिप है कि कोई बॉल को हाथ में पकड़ना है, पिंच करना है, थंब एक्सटेंशन, थंब की मदद से कुछ उसको पकड़ना है बॉल को, ठीक है। टेबल रोल, छोटी सी बॉल ली और उसको टेबल पर ऐसे रोल करना है। फिंगर फ्लैक्शन, ऐसे फिंगर्स की मदद से किसी चीज को, बॉल को ऐसे दबाना है। थंब रोल, थंब से उस बॉल को मूव करना है। फिंगर स्क्वीज, के बॉल को यहाँ पे जो बॉल्स होती है ना छोटी छोटी, जिसको ऐसे हम प्रेस कर सकते हैं, है ना, उसको ऐसे करके हाथों से, फिंगर से उसको प्रेस करना है। और थंब अपोजिशन ऐसे करके ऊपर करना है। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस हम बच्चों के साथ कर सकते हैं जो उनकी मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं डिस्ग्राफिक बच्चों के साथ, क्योंकि इनको प्रॉब्लम, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि ग्रास्पिंग की प्रॉब्लम है ना, ठीक से पेंसिल को पकड़ ही नहीं पा रहे, इनका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स इनको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे इनकी जो राइटिंग की दिक्कत है वो, उसको हम थोड़ा सबड्यूस कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं, वो पेंसिल ग्रास्प है, वो स्लांट बोर्ड है, वो रेस्ड पेपर है। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आपको देख के ना अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें मैं आपको भी दिखाती हूँ, इनकी तस्वीरें दिखाती हूँ। तो कौन कौन से 8 टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बात की आपसे पेंसिल ग्रिप की, स्लांट बोर्ड, रेस्ड पेपर, हाईलाइटेड पेपर, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ठीक है। और इसमें कुछ मल्टी सेंसरी टेक्निक या मसल मेमोरी के लिए कुछ टूल्स हैं, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पर वेट ड्राई ट्राई, ये एक आईपैड टाइप का है, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं। और कुछ एप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ एंड आई विल ट्राई टू शो यू। मैंने आपको बोला पेंसिल ग्रिप, ठीक है। तो इस तरह के कुछ छोटे से टूल आते हैं, ये ग्रिपर्स हैं जो पेंसिल के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। और इससे जो ग्रिप है ना वो इजी हो जाती है, ठीक है। दिख रहे हैं ये पेंसिल के ऊपर जो ये छोटे छोटे से लगे हुए हैं ग्रिप्स, ठीक है। तो ये हम इस तरह के पेंसिल ग्रिप हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमने बात की स्लांट बोर्ड की, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को क्या होता है, इनको पोस्चरल प्रॉब्लम होती है ना, इनका पोस्चर ठीक नहीं होता, पेपर पर ये बहुत ज्यादा या तो झुक जाते हैं या अपनी पोजीशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह की स्लांट बोर्ड हम इनके सामने यूज कर सकते हैं ना, स्लांटिंग बोर्ड पे, तो इट वुड बी इजियर फॉर देम टू राइट, ठीक है। ये हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने बात की रेस्ड पेपर की बात की, कि ये जो रेस्ड पेपर है, लाइंस जो हैं ये रेस्ड लाइंस बनी हुई है इस पे, और ये जो लाइंस है ना, इनको हम जब टच करते हैं तो इनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा लिख रहा है तो वो ये समझ सकता है कि ये लाइन है और वी आई हैव टू राइट बिटवीन दीज लाइंस। तो इसमें हम एक टेक्टाइल क्लू रेस्ड पेपर के तौर पर हम इनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जो इनके दिखाए थे ना मैंने आपको कल की स्लाइड्स में, बच्चों के कुछ राइटिंग सैंपल्स दिखाए थे, तो ये इनका लिखावट जो है वो बहुत खराब होती है, उसको यूज नहीं कर पाते हैं पेपर को ठीक से। तो उसके लिए हम रेस्ड पेपर यूज कर सकते हैं, हाईलाइटेड पेपर हम यूज कर सकते हैं, कि जो लाइंस है, ठीक है, जैसे स्मॉल और कैपिटल लेटर फॉर्म करने में इन्हें दिक्कत आती है, तो क्या कर सकते हैं कि इस तरह की जो हाईलाइटेड पेपर है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की बात की थी, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की शीट्स जो हैं वो हम बना सकते हैं, कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो बीच में लिख दिया, और उस कॉन्सेप्ट से बच्चे क्या क्या आइडिया जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम करते हैं तो कुछ आइडियाज जनरेट करते हैं, तो वो आइडियाज अपने यहाँ पर लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। तो इस तरह से एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर उनके सामने होगा तो उनको, उनका जो रिटन एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा इससे।
ठीक है, इस तरह के कुछ टूल्स आते हैं, है ना, जिसपे वो ऐसे लिख सकते हैं। इट इज क्या, ये क्या है, ये एक राइटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज करके बच्चों को हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराना सिखाते हैं। ठीक है, ये कुछ क्या है, ये आईपैड ऐप है कि आईपैड के ऊपर बच्चा लिख सकता है और लिखकर अगर उसने ठीक लिखा तो ठीक है, नहीं तो उसको हम वाइप आउट कर सकते हैं। ऐसे किया तो वो स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई एंड चाइल्ड विल ट्राई टू राइट इट अगेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेट ड्राई ट्राई। ये एक आईपैड की ऐप है जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको लिखना सिखाना है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ ये आईपैड्स हैं, एप्स हैं जो हम बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 8 टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट योर राइटिंग। जो बच्चों डिस्ग्राफिक बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं, किन किन तरीकों से उनके साथ हम काम कर सकते हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और कौन कौन से ये जो टूल्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो एनी क्वेश्चन? नो मैम। कोई सवाल नहीं है? नो मैम। अच्छा, समझ में आया? Thank you so much. Yes, ma'am. चलिए ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास हमारी परसों है, तो आज जो है वो मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उस पर मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर पाई हूँ, तो होपफुली मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पहले वो हम डिस्कस कर लेंगे, फिर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है करिकुलम अडेप्टेशन उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो थैंक यू मच, मैम। गुड बाय। वेलकम मैम।